हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफार्म पर। जैसा कि आपको पता है, इस 90 दिन की लक्ष्य सीरीज का आज है डे नंबर 7। जी हाँ साथियों, हम लोग बात कर रहे हैं आज 7वें दिन की, और आज का टास्क आपको सुबह 6 बजे दे दिया गया था। और अगर हम बात करें टास्क की, तो आज के टास्क का या लक्ष्य की हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, 45 क्वेश्चन आपको सुबह में मिले थे। इसके अलावा 45 क्वेश्चन हिंदी के मिले थे, 45 क्वेश्चन रीजनिंग के, मैथ के 45 क्वेश्चन मिले थे। और हिंदी में बात करें तो पिछली क्लास में जो है हमने 20 जो है आपको वाक्यांशों के लिए एक शब्द वो करवा दिए थे, उसके बाद आज 20 और दिए हैं। तो इस तरीके से 40 आपको जो है वाक्यांशों के लिए एक शब्द दे दिए गए। तो इस तरीके से आपकी हिंदी भी उधर कवर हो रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्यारे साथियों, तो जीके जीएस में आज हमारा टॉपिक रहने वाला है मुगल साम्राज्य। मुगल काल में जो भी अभी तक एसएससी ने जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछे, उन सभी के बारे में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा उससे रिलेटेड जो भी पूछा जाता मतलब जा सकता है, तो उसको भी बहुत अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपसे बात करें तो ये जो है क्लास है, इसकी पीडीएफ आपको जो है वो इस टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, जिसका नाम है एग्जाम विजय पथ ऑफिशियल पर। इसके अलावा जितने भी ये क्लासें होते हैं, मतलब क्लास तो ये नहीं होती कि मतलब आपको टास्क दिए जाते, तो इनकी भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दे दी जाती है। इसके अलावा जो वाक्यांशों के लिए कोई भी काम दिया जाता है, उन सभी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दी जा रही है। इसके अलावा बात करें प्यारे साथियों, तो आज के हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन सा टॉपिक, मुगल साम्राज्य। यहाँ पर लिखा हुआ कि ये क्लास बहुत से विद्यार्थी पूछेंगे सर क्या एसएससी जीडी के लिए ले सकते हैं। नहीं भाई, ये आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, एनटीपीसी किसी भी एग्जाम के लिए आप ले सकते हैं जहाँ पर जीके जीएस पूछी जाती है। और हिंदी में अगर बात जीएस में अगर बात करें प्यारे साथियों, तो लगभग हिस्ट्री तो हर एग्जाम में आती आती है, तो वहाँ से यहाँ से क्वेश्चन भी बनना लाजमी बात है। सब कुछ आपको मिलने वाला फ्री में, नोट्स भी मिलने वाले हैं पीडीएफ में, ये सब कुछ आपको फ्री में प्रोवाइड कराया जा रहा है। आज सॉरी यहाँ पर ये गलत लिख गया, यहाँ पर ये जो पोस्टर है आपका वो गलत लग गया है प्यारे साथियों। अगर हम बात करें, ये गलत है, यहाँ पर होना चाहिए कि आपका जो है मुगल साम्राज्य, या आप लोग कर लेंगे यहाँ पर मुगल साम्राज्य कर लेंगे। ध्यान रखेंगे आप लोग यहाँ पर मुगल साम्राज्य, ये धोखे से गलत सेट हो गया पीडीएफ में, तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम। ध्यान रखेंगे ये मुगल साम्राज्य की हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए ज़्यादा देर नहीं करेंगे, तो शुरुआत करें यहाँ से। अगर मुगल साम्राज्य से ध्यान रखिएगा, मुगल साम्राज्य की बात करें तो इसका संस्थापक कौन था, तो प्यारे साथियों इसका संस्थापक था बाबर, और इसको पदशाही भी कहा जाता था। और जो है पदशाही के तहत शासक को बादशाह कहा गया। इसी पदशाही के तहत जो है इसको क्या कहा गया, बादशाह कहा गया। ध्यान रखिए, मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता, तो बाबर को कहा जाता। अगर आपसे कहा जाए मुगल साम्राज्य का जो है कब अस्तित्व में आया, तो 1526 जब बाबर आया तभी जो है मुगल साम्राज्य आया, एक तरीके से हम कहें, और मुगल काल की शुरुआत भी होती है। इसके अलावा यहाँ से बात करें बाबर के बारे में, बाबर से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते, तो 1526 से लेकर के 1530 यानी 4 वर्षों तक बाबर ने शासन किया। और चार वर्षों में बहुत अपना कहते हैं कि अपना लोहा मनवा लिया था। अगर बात करें इसकी भाषा, मातृभाषा कौन सी थी, तो तुर्की थी, क्योंकि ये खुद तुर्क था। अगर बात करें या इसके अलावा जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था। इसके अलावा ये अरबी और फारसी भी अच्छी तरीके से जानता था। 1507 में अगर हम बात करें प्यारे साथियों, इसने बादशाह की उपाधि भी धारण कर ली थी, और इसके पुत्र थे 4 जिनको हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल के नाम से जानते हैं। बाबर ने अपनी एक आत्मकथा लिखी, जिसे बाबर नामा के नाम से हम लोग जानते हैं। अगर बात करें भारत पर आक्रमण इसने टोटल 5 बार किया। इसके अलावा इसके प्रमुख युद्ध की बात करें तो इसका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण युद्ध जो पूछा जाता है वो युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध है, जो कि 21 अप्रैल 1526 को हुआ, और बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। ध्यान रखेंगे आप लोग यहाँ से कि तोप खाने का सर्वप्रथम प्रयोग भी कहाँ पर हुआ, इसी में हुआ। तोप खाने का सबसे पहले जो हम कहें कि प्रयोग हुआ है, वो कहाँ पर, पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ, और इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य युद्ध हुआ, और यहाँ पर जो है बाबर जीत गया था। इसके अलावा बात करें खानवा का एक युद्ध लड़ा इसने, जो कि 27 मार्च 1527 को लड़ा, और इसे यहाँ पर भी बाबर ने विजयी प्राप्त की। यहाँ पर राणा सांगा और बाबर के मध्य युद्ध हुआ, यहाँ पर राणा सांगा हार गया, और इसके अलावा बाबर जीत गया। इसी ने यहाँ पर जो है हिंदुओं के लिए जिहाद का नारा भी दिया था, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बात करें यहाँ पर चंदेरी का एक युद्ध हुआ, चंदेरी का 29 जनवरी 1528 को हुआ।
चंदेरी का युद्ध, इसमें भी बाबर जीता, और मेदिनी राय के मध्य हुआ था जिसमें मेदिनी राय हार गए और बाबर जीत गए। इसके अलावा बात करें घाघरा का युद्ध, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, 6 मई 1529 को हुआ, अफगान और बाबर के मध्य ये युद्ध हुआ था, यहाँ पर भी बाबर विजयी हुआ। इसके अलावा हम प्यारे साथियों बात करें अगर बाबर की मृत्यु के बारे में, तो 26 दिसंबर 1530 को बाबर की आगरा में मृत्यु हो गई। अब इस तरीके से देखिए, उसने पहले ही कहा था कि हम अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो हमको जो है काबुल में यानी कि अफ़गानिस्तान में आप जो है दफनाना। तो पहले तो इसको आगरा के आराम बाग में जो है दफनाया गया। फिर इसके अलावा हम बात करें तो काबुल इसको जो है ले जाया गया और वहाँ पर उसके द्वारा चुनी हुई जगह थी ये, तो वहाँ पर भी दफनाया गया। इसके अलावा बात करें हुमायूं आ जाता है इसका बेटा। हुमायूं की बात करें तो हुमायूं के 4 भाई थे, ठीक है, 4 भाई थे। और यहाँ पर बात करें तो 1530 से लेकर के 1556 तक अगर हम कहें तो 26 वर्षों तक देखोगे तो हुमायूं ने शासन किया। हुमायूं भाइयों के लिए राज्य का बंटवारा कर दिया। जो हुमायूं था उसने क्या करा, भाइयों के लिए राज्य का बंटवारा कर दिया और कामरान को काबुल और कंधार का क्षेत्र दे दिया, अस्करी को संभल का क्षेत्र दे दिया, हिंदाल अलवर और मेवाड़ का क्षेत्र दे दिया। ये तो इसके 3 सगे भाई हो गए। इसके अलावा हम बात करें सुलेमान चचेरा भाई था, इसको बसखां प्रदेश दिया, बसखां प्रदेश जो कि चचेरा इसका भाई था, काफ़ी ये मदद इसकी करता था। इसकी बात करें चौसा का युद्ध इसने लड़ा 1539 में, जो कि किसके बीच हुआ, हुमायूं और शेर खां के बीच हुआ, और इसी में शेर खां जीत गया और तभी शेर शाह की इसने उपाधि भी धारण कर ली, यानी कि पदवी भी धारण कर ली। और यहाँ से जो है हुमायूं उसमें मैच की बात कर रहा हूँ, मैच ही समझिए, एक तरीके का युद्ध हार गए, ठीक है, कहने मतलब जो है हुमायूं युद्ध हार गया और यहाँ पर शेर खां जीत गया, जिसके बाद उसने क्या किया, शेर शाह की पदवी भी धारण कर ली। इसके अलावा बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ 1540 में, जिसमें भी हुमायूं हारा और शेर खां फिर से जीत गया। इसके बाद हुमायूं जब हार गया तो वो चला गया सिंध, और यहाँ पर अगर हम बात करें आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया किसने, शेर खां ने, ठीक है। इसके अलावा बात करें 1541 में हमीदा बानो बेगम से इसका विवाह हो गया। क्या हुआ, हमीदा बानो बेगम से 1541 में इसका विवाह हुआ। और सम्राट अकबर का जन्म अगर बात करें तो हमीदा बानो बेगम के ही कोख से हुआ है। इसके अलावा बात करें देवरा का युद्ध जो कि 1531 में हुआ, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर इसके अलावा बात करें सरहिंद का युद्ध जो कि 1555 में हुआ। 1556 में दीन पनाह भवन में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई। और ज्योतिष में ये विश्वास रखता था, ऐसा कहा जाता कि ये 7 के 7 दिन अलग अलग तरह के कपड़े पहनता था। इसके अलावा बात करें साथियों हम लोग इसके बाद शेर शाह की, जिसको हम शेर खां कहते थे। शेर शाह की बात करें तो 1540 से लेकर के 1545 तक इसने शासन किया। सूर साम्राज्य का ये से संस्थापक कहा जाता है। इसने बिलग्राम का युद्ध हुआ जो कि शेर शाह के बीच हुआ, और शेर शाह का जो बचपन का नाम था वो क्या था, फरीद था, ध्यान रखेंगे। और जब बिलग्राम का युद्ध हुआ उसके बाद ये कहाँ पर, दिल्ली की गद्दी पर बैठा। अगर शेर शाह की मृत्यु की बात करें तो 1545 में इसकी मृत्यु हो गई। अगर हम बात करें तो 5 वर्षों तक इसने शासन किया। रोहतासगढ़ का किला एकोहना दिल्ली में इसने निर्माण करवाया। इसके अलावा भूमि मापन है तो इसने 32 अंक का सिकंदरी गज या सन की डंडा का भी निर्माण कराया। काबुलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत, जो पट्टा प्रथा थी उसकी भी शुरुआत कराई। इसके अलावा डाक प्रथा की भी इसने शुरुआत कराई। इसके अलावा बात करें ग्रैंड एंड ट्रंक रोड, जिसको आप कहते हैं जीटी रोड कहते हैं, इसकी इसने मरम्मत कराई। मलिक मोहम्मद जायसी जिन्होंने एक बहुत फेमस रचना पद्मावत जो रचना है वो मलिक मोहम्मद जायसी की है, और जबकि मलिक मोहम्मद जायसी जो थे वो इसी के शेर शाह सूरी के क्या थे, समकालीन थे। इसके अलावा बात करें अकबर महान की, अकबर की बात करें तो 1556 से लेकर के और यहाँ पर हम आ जाएँ तो कब तक, लगभग 1605 तक एक लंबा शासन किया। इसके अलावा राज्याभिषेक की बात करें तो 14 फरवरी 1556 किसका, अकबर का राज्याभिषेक हुआ। और ये अगर बात करें इसका बैरम खां संरक्षक था, खानी बाबा के नाम से अकबर के संरक्षक पूछा जाता कौन था, बैरम खां था, जिसको खानी बाबा के नाम से जाना जाता था। अगर बात करें 1556 से 1560 तक जो है अकबर नाम मात्र का शासक रहा, क्योंकि उम्र कम थी और इसलिए जो है बैरम खां ने का संरक्षण पूरी तरीके से
जो है अकबर को था। तो 1556 से 1560 तक जो है कौन अकबर ने सॉरी यहाँ पर बैरम खान ने संरक्षक के रूप में काम किया, लेकिन शासक बन करके अकबर ही रहा। अगर बात इधर राज्याभिषेक की बात हो चुकी है, इधर 14 फरवरी 1556 को मुबारक खान ने इसकी हत्या कर दी, किसकी, बैरम खान की। ध्यान रखें, 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। चलिए, तो यहाँ पर मैं क्या बता रहा आपको, मुबारक खान ने इसकी हत्या कर दी, किसकी, बैरम खान संरक्षक जो इसकी हत्या कर दी। और पानीपत की दूसरी लड़ाई एक इंपॉर्टेंट है जो कि 1556 में हुई अकबर और हेमू के बीच, इसमें अकबर जो है जीत गया था। इसके अलावा बात करें हल्दी घाटी का एक युद्ध होता है, हल्दी घाटी का युद्ध होता है 1576 में, जिसमें अकबर जीत जाता है और महाराणा प्रताप हार जाते हैं। इसी ने अगर बात करें तो हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व जो है 2 लोगों ने किया था, जिनको आसफ खां और मान सिंह के नाम से जानते थे। आपसे पूछा जाता है कि हल्दी घाटी युद्ध में जो है अकबर के सेनापति कौन थे, तो यहाँ पर जो ये प्रश्न आता है तो आप ध्यान रखेंगे मान सिंह और आसफ खां उसके सेनापति थे। इसके अलावा बात करें महाराणा प्रताप युद्ध के बाद राजधानी चांबाड़ डूंगरपुर चले जाते हैं, और यहाँ पर अगर बात करें महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था और हाथी का नाम राम प्रसाद था। दीन इलाही की शुरुआत अगर हम बात करें तो अकबर ने ही की थी। और यहाँ पर हम बात करें तो प्रथम और अंतिम हिंदू शासक पूछा जाता है आपसे, प्रथम और अंतिम हिंदू शासक बीरबल था इनके समय में। अगर बात करें पदवी इसको मिली थी महेश दास था। देखो बीरबल कहते थे, असली नाम बीरबल नहीं था, महेश दास था जो कि एक ब्राह्मण था, और जिसको यहाँ पर बीरबल की जो है पदवी मिली थी, और ये प्रथम और अंतिम हिंदू शासक भी था। अकबर के द्वारा जीते गए जो विजयी प्रदेश है उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं कि मालवा जो है, मालवा को उसने 1561 में जीता, जहाँ का शासक बाज बहादुर था। चुनार 1562 में जीता, अफगानों के खिलाफ, मतलब अफगानों से जीता। आमेर की बात करें 1562 में बहारमल थे। इसके अलावा मेड़ता की बात करें तो 1562 जयमल यहाँ के शासक थे। इसके अलावा बात करें यहाँ पर गोंडवाना की बात करें 1564, वीर नारायण दुर्गावती यहाँ के शासक थी। वीर नारायण और दुर्गावती होगा ये, ठीक, एक ही नहीं है। मेवाड़ 1568 से 1576 तक जीता, तो यहाँ पर एक 1568 में, फिर 1576 में, जब 1568 के समय उदय सिंह वहाँ के शासक थे और 1576 में महाराणा प्रताप शासक थे। रणथंभौर को 1569 में सुरजन हंडा के समय जीता। कालिंजर 1569 में रामचंद्र के समय जीता। मारवाड़ 1570 में रावचंद्र सेन के समय जीता, और जैसलमेर 1570 में रावल हरि राय के समय में जीता था। इसके अलावा बात करें हम लोग बीकानेर, ध्यान रखेंगे, बीकानेर 1570 में कल्याणमल के समय में जीता था। गुजरात 1571 मुजफ्फर खां के समय जीता। बिहार बंगाल 1574-1576 दाऊद खां के समय जीता, और काबुल 1581 में हकीम मिजी के समय में जीता था। इसके अलावा बात करें यहाँ पर कश्मीर जो है 1586 यूसुफ याकूब खां के खिलाफ जीता था। उड़ीसा की बात करें तो 1592 निसार खां के समय में जीता। इसके अलावा बात करें सिंध तो 1593 में जानी बेग के समय जीता, और बलूचिस्तान 1595 में पन्नी अफगान के खिलाफ जीता। इसके अलावा कांधार की बात करें तो 1595 में मुजफ्फर हुसैन के खिलाफ जीता था। तो ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण हैं जो उसने प्रदेश जीते थे। और दक्षिण भारत में अगर हम बात करें तो खान देश उसने 1591 में अली खां से युद्ध करके जीता था। दौलताबाद की बात करें तो 1599 में चांद बीबी से युद्ध करके जीता था। अहमदनगर की बात करें तो 1600 ईस्वी में बहादुर शाह और चांद बीबी दोनों के समय में जीता था। असीरगढ़ की बात करें तो 1601 मीरन बहादुर के खिलाफ जीता था। इसके अलावा बात करें साथियों, अकबर के कुछ प्रमुख कार्य हैं जो बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिए, दास प्रथा को समाप्त किया 1562 में, किसने, अकबर ने। हरम दल से मुक्ति जो है मिल गई थी 1562 में, ये भी किया। तीर्थ यात्रा पर कर समाप्त कर दिया, जो टैक्स लगाता था उसको बंद कर दिया 1563 में। जजिया कर समाप्त कर दिया जो कि 1564 में लगता था। फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में की, और राजधानी बाद में जो है आगरा से फतेहपुर सीकरी में ही स्थानांतरण कर दी। अगर बात करें यहाँ पर उसने फतेहपुर सीकरी की स्थापना करी
स्थापना करी, मतलब राजधानी बनाई, और उसके बाद लाहौर स्थानांतरित करी कब? 1585 में। अगर बात करें यहाँ पर उसने कुछ स्मारक भी बनाए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में बनवाया, पंचमहल भी फतेहपुर सीकरी में, इबादत खाना फतेहपुर सीकरी, आगरा का किला आगरा में यूपी में, इलाहाबाद का किला इलाहाबाद में। तो इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। और यहाँ पर ध्यान रखोगे कुछ यहाँ पर और भी चीज़ें हैं। सभी लोगों को प्रदेश में बराबर का स्थान दिया, तो 1578 में मजहर की स्थापना करी, 1579 में दीन इलाही की स्थापना करी, 1582 में इलाही संबद की शुरुआत करी, 1583 में। तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जिन जो कार्य उसने किए। अकबर के अलावा बात करें, अकबर के नवरत्न बहुत पूछा जाता है कि अकबर के नवरत्न में कौन शामिल नहीं है, या इनमें से कौन अकबर के नवरत्न में शामिल था। यहाँ पर बात करें अबुल फजल 1551 से 1602 तक जो है इनके यहाँ पे रहे, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसको हम अकबरनामा के नाम से जानते हैं। और इनका जो अबुल फजल का बड़ा भाई जो था उसका क्या नाम था? फैजी था। फैजी जो है 1547 से लेकर के 1595 तक रहे, और जो कि ये कौन थे? राज कवि थे। तानसेन की बात करें, राम तनु पांडे इनका असली नाम था, राम तनु पांडे के तानसेन का असली नाम था। इसके अलावा बात करें बीरबल, जो कि 1528 से 1583 तक रहे, और इन्हें कवि प्रिय की उपाधि भी दी गई। किसकी उपाधि दी गई? कवि प्रिय की उपाधि भी दी गई। टोंडरमल इन्हीं के यहाँ रहते थे। राजा मान सिंह की बात करें, वो भी इन्हीं के यहाँ रहते थे। अब्दुल रहीम खान खाना इनके नवरत्नों में से एक थे। फ़कीर अजीरुद्दीन और मुल्ला दो प्याजा, इस तरीके से ये जो 9 थे ये अकबर के नवरत्न इनको कहा जाता है। अगर बात करें, इन्होंने अनुवाद विभाग यानी ट्रांसलेट जो विभाग था वो बनाया, और उसको रामायण का अनुवाद कराया। किसका अनुवाद कराया? ध्यान रखोगे, रामायण का हिंदी में अनुवाद कराया। अगर मतलब हिंदी में नहीं कराया, फारसी में कराया। और जिसको किसने? अकीब खान, ये नकीब खान है शायद, नकीब खान, अब्दुल कादिर और शेख सुल्तान ने महाभारत का भी जो है इन्होंने क्या किया? फारसी में अनुवाद किया। इसके बाद नाम रखा गया महाभारत का रज़मनामा, युद्धों की पुस्तक भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा बात करें पंचतंत्र जो है एक रचना इन्हीं के समय की गई, जिसको हम ये किसने लिखी? अबुल फजल ने लिखी। इसके अलावा बात करें भागवत पुराण, ये टोंडरमल ने लिखी। इसके अलावा बात करें अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है, क्योंकि इनके समय में अगर हम बात करें तो हिंदी साहित्य में काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छाई देखने को मिली, काफ़ी ज़्यादा विकास भी हुआ। चार बाग बनाने की जो प्रथा थी वो भी अकबर ने शुरू की। नक्कारा नामक यंत्र ये बजाता था, कौन? अकबर। नक्कारा नामक यंत्र को बजाता था। मुगलों की राजकीय भाषा पूछ ली जाए तो फारसी थी, यह इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हम लोग पढ़ लेते हैं जहांगीर के बारे में। जहांगीर की अगर बात करें तो 1605 से 1627 तक शासन किया, न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। इसके अलावा बात करें आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी लिखी, इसका पूरा नाम मौतविंद खां था। यहाँ पर बात करें हम लोग तो जहांगीर के जो हैं 5 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 5 पुत्र थे, ध्यान रखेंगे। खुसरो था, परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहांदार। तो ये 5 पुत्र किसके? जहांगीर के थे। इसकी मृत्यु जो है 1627 में हो गई, और भीमबार नामक स्थान पर इसे शहादरा लाहौर में दफनाया गया। ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा बात करें जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। ध्यान रखेंगे हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कब? अकबर का काल। और जबकि चित्रकला का स्वर्णकाल अगर हम बात करें तो किसका? जहांगीर के काल को कहा जाता है। बेगम शाही मस्जिद इसने बनवाई। इत्माद उद्दौला का मकबरा 1626 में इसने बनवाया। और ये इत्माद उद्दौला का मकबरा जिसने नूरजहां ने बनवाया, और जहांगीर का मकबरा भी किसने? नूरजहां ने बनवाया। प्रथम अंग्रेज जो था भारत में आया वो हॉकिंस जो है जहांगीर के समय ही भारत आया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अन्य की बात करें, टॉमस रो, विलियम फिंच, एडवर्ड टेरी जो थे, ये भी कब? इसी के समय में जो है भारत आए थे। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं शाहजहां की बात करें तो 1627 से 1657 तक लगभग 30 वर्ष तक शासन किया। लाल किला जो दिल्ली का है वो किसने? अगर बात करें तो शाहजहां ने बनवाया। मोती मस्जिद आगरा की शाहजहां ने बनवाई, इसको खुर्रम खां के नाम से भी जाना जाता था। आगरे के ताजमहल का निर्माण जो है इसी ने कराया,
ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बात करें, शाहजहाँ ने मयूर सिंहासन तख्त-ए-तौस का भी निर्माण कराया और इसकी जो रूप ये जो ताजमहल था, ताजमहल की जो रूपरेखा थी वो उस्ताह अहमद लाहौरी, ध्यान रखेंगे, उस्ताह अहमद लाहौरी ने जो है बनाई थी। मुख्य स्थापत्य कलाकार थे ये कौन थे? मुख्य स्थापत्य कलाकार थे। इसके अलावा बात करें शाहजहाँ की, तो स्थापत्य कला का स्वर्णकाल ध्यान रखेंगे आप लोग। अकबर को हिंदी साहित्य का हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। चित्रकारी के अगर स्वर्णकाल की बात करें तो जहांगीर के समय को। और स्थापत्य कला मतलब कि जैसे कि जो मंदिर ने मस्जिद वगैरह बनाए या इमारतें जो बनी, जो स्थापत्य कला में इनको गिना जाता है। ठीक है, तो जो जितने भी इमारतें आती हैं वो सब स्थापत्य कला में आती हैं, तो इनको जो है कहा जाता है स्थापत्य कला। 1638 में दिल्ली को आगरा से क्या राजधानी बनाया? पहले आगरा थी, आगरा को अब दिल्ली लेके चला गया था कौन? शाहजहाँ, ध्यान रखेंगे। आगरे की जामा मस्जिद का निर्माण भी अगर हम बात करें तो शाहजहाँ ने बनाया, ध्यान रखेंगे। शाहजहाँ ने बनाया नहीं, मतलब बनवाया। ठीक है, इसके अलावा औरंगजेब की बात करें, औरंगजेब को एक अच्छा और बेकार, मतलब अच्छा और एक क्रूर शासक भी कहा जाता है। अच्छा और क्रूर दोनों तरीके, क्योंकि इसने कुछ कार्य अच्छे भी किए, कुछ कार्य बेकार भी किए। शासनकाल की बात करें तो इसके शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे, ये ध्यान रखेंगे। काफ़ी लोगों का कहना ये है कि ये सबसे ज़्यादा हिंदुओं को मार देता था, लेकिन ये ध्यान रखिए, ये फैक्ट आप खुद सोचिए एक बार कि यहाँ पर क्या हिंदू सेनापति, सर्वाधिक हिंदू सेनापति कहाँ पर? औरंगजेब के समय में हुआ करते थे। 1658 से 1707 तक इसने शासन किया। इसका गुरु जो था कौन था? मीर मोहम्मद हकीम थे। सुन्नी धर्म को मानता था और इसको जिंदा पीर कहा जाता था। 1666 ईस्वी में आगरा के किले दीवाने आम का जो है, दीवाने आम में शिवाजी महाराज उपस्थित हुए, ध्यान रखेंगे। मैं इनको जो शिवाजी महाराज कहाँ पर दीवाने आगरा के किले दीवाने आम में आए तो वहाँ पर इसने क्या किया? उनको कैद कर लिया और जयपुर भवन में कैद करके काफ़ी समय तक रखा। जयसिंह एवं शिवाजी के मध्य एक संधि हुई जिसको हम पुरंदर की संधि कहते हैं, जो कि 22 जून 1665 को हुई। इसके अलावा बात करें 1665 में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश जो है वो भी इसी ने दे दिया था। इसके अलावा बात करें इस्लाम ना स्वीकारने के कारण जो इनके क्या किसके सिखों के 9वें गुरु थे, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। यहाँ पर ध्यान रखेंगे दो बातें, 1665 में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का जो अधिकार था वो जहांगीर ने दे दिया और इस्लाम ना कबूल स्वीकार करने के कारण, यानी कि इस्लाम ना कबूल करने के कारण जो सिख धर्म के जो है 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर की हत्या इसने 1675 ईस्वी में दिल्ली में कर दी, ये भी ध्यान रखेंगे। औरंगजेब 1679 में जजिया कर पुनः शुरू कर दिया था जिसे अकबर ने बंद किया था। बीबी का मकबरा 1679 औरंगाबाद महाराष्ट्र में इसने बनवाया। तो इस तरीके से ये कुछ मुगल काल के प्रमुख जो शासक थे जो कि अति महत्वपूर्ण है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि मुगल काल की व्यवस्था कैसी थी, शासन व्यवस्था कैसी थी। तो ध्यान रखेंगे मुगल काल की शासन व्यवस्था की बात करें तो प्रमुख अधिकारी दल लिखे, इधर कार्य हैं, तो अधिकारी नाम लिखा तो और उसका कार्य क्या होता था ये लिखा है। अगर हम बात करें सूबेदार, प्रांतों में शांति स्थापित करने वाला सूबेदार कहा जाता था। इसके अलावा दीवान कहा जाता था, दीवान तो प्रांतीय राजस्व का मुखिया अगर बात करें तो उसको दीवान कहा जाता था। बख्शी की बात करें तो प्रांतीय सैन्य मुखिया होता था। फौजदार जिले का मुख्य फौजी अधिकारी होता था। आलिम या आलम गुजार जिले का मुख्य राजस्व अधिकारी होता था। इसके अलावा बात करें कोतवाल नगर का मुखिया होता था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। खालसा भूमि और जागीर भूमि दो तरीके की भूमि की बात होती थी। यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से बादशाह द्वारा नियंत्रण होता था, उसको खालसा कहा जाता था। प्रत्यक्ष रूप से यानी कि डायरेक्ट जो है सीधा नियंत्रण किसका? बादशाह का जिस पर होता था उसको क्या कहा जाता था? खालसा भूमि। और तनख्वाह के बदले जिन्हें दी जाने वाली जो भूमियाँ थी, मतलब जैसे कोई शासक है उसके यहाँ कोई नौकरी करता है तो उसको क्या है, उसको तनख्वाह नहीं दी, उसकी जगह पर उसको कुछ जो है दे दी, जमीन दे दी, भूमि दे दी, तो उसको जागीर के नाम से जाना जाता था, ध्यान रखेंगे। मुगल सेना दो प्रकार की थी, मतलब चार प्रकार की,
मुग़ल सेना जो थी वो कितने 4 प्रकार की थी। पैदल सेना थी, घुड़सवार सेना थी, हाथी सेना थी और तोप खाने वाली सेना थी। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो ये 4 प्रकार की मुग़ल सेना थी। और ये अगर यहाँ तक चीज़ें सभी समझ में आ गई हैं, इसको 2 बार भी 3 बार वीडियो को आप देखेंगे, बहुत अच्छे तरीके से इम्पोर्टेंट सभी बातें आपके बहुत अच्छे से समझ में आ जाएँगी। अगर प्यारे साथियों, अगर ये आपको क्लास अच्छी लगी है, वाक़ई मज़ा आ गया कि हाँ सर बढ़िया थी, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुँचाना ही हमारा इस क्लास का मुख्य उद्देश्य होता है, क्योंकि जब ज़्यादा विद्यार्थी जुड़ेंगे तभी इस क्लास का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सकेगा। कंटेंट में कोई कमी नहीं, बहुत अच्छा कंटेंट है। और अगर आपको लगता है कि हाँ, ये सभी चीज़ें क्लास से लेकर के लक्ष्य जो हमारे लिए रोज़ सुबह दे दिया जाता है 6 बजे उठना, रात को आपके लिए क्लास बनाना, सब चीज़ सेट करना बहुत अच्छी तरीके से मैनेजमेंट के साथ, इसमें बहुत मेहनत लगती है। और हाँ, अगर आपको फिर भी ये लग रहा है कि नहीं हाँ, मेहनत हो रही हमारे लिए है और बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें कराई जा रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले समय में आपके लिए बहुत कुछ ये चैनल करने वाला है। उम्मीद है आपको सभी चीज़ें पसंद आ गई होंगी। ठीक है साथियों, फिर चलेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। जब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।